हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त शानदार तड़कती भड़कती क्लास लेकर आया हूं आपके सामने। और आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं। और ये जो बच्चे सब्जेक्ट है ना, यहाँ बोर्ड पे आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे, लिखा है प्राचीन भारत का इतिहास। जी हाँ, ये बिल्कुल नई क्लास है आप सभी बच्चों के लिए। और आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बेहतरीन सब्जेक्ट बच्चे नहीं हो सकता बिल्कुल भी। सब्जेक्ट बहुत जानदार और शानदार सब्जेक्ट है, बिना इसके तो पेपर में पास होना ही मुश्किल है ना। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इसी सब्जेक्ट का रहता है, जो कि है हिस्ट्री, यानी कि भारत का इतिहास। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में। तो आज से मैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं। और इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, लेकिन बच्चों की भारी डिमांड पर आज मैं हिस्ट्री शुरू करने वाला हूं, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इतनी बात सबको क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है बिल्कुल मैं बेसिक्स उठाऊंगा, आप जहां पे देख भी रहे होंगे कि जो पहला और बेसिक टॉपिक है। लेकिन इससे पहले की कहानी क्या है, देखो, जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास का मतलब होता है कि अगर कोई भी घटना आज हो जाती है तो वो इतिहास का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हम कब से करेंगे? जब से, है ना। इतिहास आखिर होता किसका? अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतिहास किसका होता है, तो इतिहास बच्चे होता है किसका? इंसान का, है ना। और इंसानों की जब से उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, तब से हम समझेंगे कि इतिहास हमारा क्या है या कहानी उसकी क्या है, कैसे कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई। तो आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा, अभी जो बोर्ड पे लिखा है ना, ये जो चार्ट बना है, इस पे ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा ही। देखो, सबसे पहले ध्यान से सुने, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो देखो, पहले तो आप जानते हैं पुराने जमाने में ऐसा कहा गया, करोड़ों साल पहले पृथ्वी जो हमारी है वो जलता हुआ एक आग का गोला थी, है ना। जलता हुआ गोला थी। इस पर इसका मतलब अगर आप समझ सकते हैं, अगर आग जल रही होगी और टेम्परेचर वहां पे कितना हो सकता है, हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस में होगा, तो इतने टेम्परेचर में तो जीवन संभव ही नहीं है, यानी कि पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं था। और आप जानते हैं कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की बात करेंगे, तो कोई भी ऐसा ग्रह यानी कि प्लेनेट नहीं है जहां पर जीवन है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, जहां पर क्या है, जीवन है, यानी कि ऑक्सीजन है और पानी है। तो ये आपको देखने को और कहीं नहीं मिलेगा। तो पूरे ब्रह्मांड में जहां तक भी अभी तक साइंटिस्ट ने पता लगाया है, वहां उसके अनुसार हमारी पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। इतना सबको क्लियर है? अच्छा, अब पृथ्वी पर भी जीवन नहीं था, करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर भी जीवन नहीं था, यानी कि कोई भी जीव जंतु, कोई भी इंसान नहीं था। अब नहीं था तो अचानक से ये सब कहां से आ गए? तो देखो, मैं आपको समझाता हूं। किसी जमाने में पुराने जमाने में क्या था कि पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी। अच्छा, हालांकि इसमें बहुत सारी डिटेल है, अगर डिटेल से जाएंगे तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे क्लास चलती रहेगी। इतना समय हमारे पास है नहीं, और ना ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको शॉर्टकट में बता दूंगा कुछ ही मिनट में कि आखिर कहानी है क्या। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि पुराने जमाने में पृथ्वी क्या थी, जलता हुआ आग का गोला थी। अचानक से कुछ भौगोलिक परिवर्तन हुए, है ना, ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कैसी बारिश? मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और मूसलाधार बारिश बच्चे क्या होती है, कौन मुझे बताएगा? बताओ। मूसलाधार बारिश का मतलब होता है जब लगातार बिना रुके बहुत तेज और भारी भरकम बारिश होती है लंबे समय तक, तो उसे क्या कहते हैं? मूसलाधार बारिश कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पृथ्वी की जो जलती हुई आग थी वो धीरे धीरे करके ठंडी होने लगी और पूरी पृथ्वी पर पानी भर गया। ठीक है ना। जब पानी भर गया तो जो पानी के बरसने से क्या हुआ कि जो जगह थी, जमीन थी, वो ऊंची नीची हो गई, आप जानते हैं, है ना। कुछ जगह पे जो गड्ढे थे, जहां पे निचले हिस्से थे वहां पे पानी भर गया, है ना। कुछ ऊंचे हिस्से थे वहां पे पानी नहीं भरा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ जगह नदी, नाले, झरने, समुद्र, नदियां, इस तरह सब सारी चीजें बन गई। इतना ठीक है। जब पानी भर गया तो आप जानते हैं कि पानी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? तो पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2 और O। अच्छा, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, क्योंकि H मतलब हाइड्रोजन होता है ना, और O मींस क्या होता है? ऑक्सीजन। और जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो पहले क्या था? पहले तो हमारा वायुमंडल था ही नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था पृथ्वी पर, कोई भी वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं था। बाद में क्या हुआ कि जब पानी भर गया तो पानी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होती है बाय डिफॉल्ट, ये बात सारे लोग जानते हैं। ठीक है, पानी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला ही क्या है?
H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बना है। अच्छा, अब पानी के अंदर ऑक्सीजन थी तो यानी कि कुल मिला के पृथ्वी पर ऑक्सीजन आ गई, लेकिन समस्या ये थी कि वो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई थी, वायुमंडल में फ्री फॉर्म में नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी जीव जंतु वहां पे पैदा नहीं हो पाया, और हो भी जाता तो वो जिंदा नहीं बचता। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से चाहिए होती है? हवा से। एक बात बताओ कि अगर ऐसा कहा जाता है कि पानी में ऑक्सीजन होती है, तो अगर मैं तुम्हें पानी में धक्का दे दूं, पानी में तुम्हें डुबो दूं, तो क्या तुम जिंदा बचोगे या मर जाओगे? बताओ, जल्दी बताओ। अगर पानी में तुम्हें मैं धक्का दे दूं और अगर तुम तैरना नहीं जानते हो तो दम घुटने से मौत हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं किसी मछली को निकाल के बाहर रख दूं, पानी से निकाल के बाहर रख दूं, तो वो भी घुट घुट के मर जाएगी दम घुटने से। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मछली पानी के बाहर क्यों मर गई और हम लोग पानी के अंदर क्यों मर गए? इसका रीजन ये है कि हमारी और मछली की जो बॉडी है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि हमारी बॉडी में जो मशीनरी है वो सांस अपने अपने मीडियम में ही ले पाते हैं। इसका ये मतलब है कि हम पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को खींच के सांस नहीं ले सकते हैं, और मछली हवा से ऑक्सीजन को खींच के सांस नहीं ले सकती है। जिस तरह से पानी में भी और भी चीजें मिली होती है, वैसे ही हवा में भी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत सारी गैसेस होती हैं, है ना। तो हमारी बॉडी में वो मशीनरी है, वो तंत्र है ना, जिससे क्या करते हैं हम हवा से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और हम सांस ले लेते हैं। इस तरह से जो पानी वाले जो जंतु होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, वो पानी से ऑक्सीजन को खींच लेते, फिल्टर कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं किससे? बताओ, नाक से, थोड़ी बहुत कभी कभी मुंह से भी ले लेते हैं, है ना। आमतौर पे क्या करते हैं? नाक से सांस लेते हैं। और जो मछली होती है वो गिल्स से सांस लेती है, किससे? जिसको गलफड़े बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, है ना। तो अब क्या हुआ बच्चे कि जब ऐसा चलता रहा, ठीक है, जब पृथ्वी पर पानी भर गया और लंबे समय तक पानी भरा रहा, तो फिर क्या हुआ? तो सबसे पहले यहाँ पे लग गई भाई काई। क्या लग गई? काई। जब देखते हैं पानी जब लंबे समय तक जमा रहता है तो उसमें क्या लग जाती? काई लग जाती। काई को बच्चे हम लोग बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? शैवाल। और शैवाल को हम बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो काई को हम शैवाल बोलते हैं, शैवाल को एल्गी बोलते हैं। आप लोगों ने साइंस में ये पढ़ा होगा, है ना। अच्छा, एल्गी सबने पढ़ा होगा। एल्गी को ये हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। लेकिन काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि ये शैवाल क्या होता है। तो शैवाल का मतलब बच्चे होता है काई। और काई सबने देखी होगी, बारिश के मौसम में सड़कों पे लग जाती है, सीढ़ियों के ऊपर लग जाती है, किसी भी हैंडपंप के नीचे काई लग जाती है ना। जो भी नमी वाला इलाका होता है, पानी भरा रहता है या लगातार पानी आता रहता है, वहां पे क्या होता है कि काई लग जाती है। किसी तालाब में भरे हुए जो पानी भरा हुआ था उसके ऊपर काई जम जाती है। तो ये जो काई है ना, ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले जीव थे, है ना। काई को जीवों की श्रेणी में रखा गया, और वो भी कौन सी? तो अगर मैं बात करूंगा कौन सी काई लगी थी, तो वो थे नीले व हरे रंग के शैवाल। ठीक है बच्चे, कैसे? नीले व हरे रंग के शैवाल। अच्छा, आप देखते जो काई होती है उसके कई सारे कलर होते हैं, है ना। जैसे कैसा कलर होता है? एक तो आपने देखा होगा कि कुछ लाल लाल सी चमकती है, कोई किसी में ग्रीन सी चमकती है, किसी में येलो यानी कि पीलापन होता है ना। तो इस तरह से अलग अलग कलर की होती है। तो जो काई होती है यानी कि शैवाल, उसमें नीले और हरे रंग के जो शैवाल थे, यानी कि ऐसी काई या एल्गी जो नीले और हरे रंग की थी, इसको इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? साइनो बैक्टीरिया। तो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जो पहले जीव थे बच्चे, वो क्या थे? साइनो बैक्टीरिया थे, यानी कि नीले और हरे रंग के शैवाल थे। और ये पूरी पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले जीव थे। हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु प्राणियों के पूर्वज हैं। ये ध्यान रखना, अगली बार कभी बरसात में जा रहे हो तो काई के ऊपर पैर मत रखना, नहीं तो वो पूर्वज है हमारे, भाई पाप पड़ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो काई के ऊपर पैर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो नीले और हरे रंग के शैवाल थे, इतना ठीक है। अब क्या हुआ कि जब नीले और हरे रंग के शैवाल पानी पर जम गए, तो इनकी एक खासियत होती है। वो क्या होती है कि पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, इसको ये हवा में फ्री करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। काई की एक ये क्वालिटी है कि जो पानी का ऑक्सीजन है उसको ये वहां से निकाल के हवा में फ्री करना शुरू कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 71% जो पोर्शन है वो समुद्र का है, यानी कि किसका है? पानी का है। तो जब इतना ज्यादा पानी है तो इतनी ज्यादा काई लगी होगी, इतनी ज्यादा काई होगी तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज होगी।
इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ऑक्सीजन रिलीज हुई और भी बहुत सारे इसके कारण थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फिर एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल बनना शुरू हो गया। अब जब वायुमंडल बन गया तो धीरे धीरे और भी जीवों की उत्पत्ति हो गई, और सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई बच्चे वो कहां पे हुई? पानी में, यानी कि जल में या महासागर में हुई। इतना बात ध्यान रखना, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुए वो कहां पर हुए, तो वो बच्चे कहां हुए? पानी में या जल में हुए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कहां पे हुए? पानी में या जल में। ठीक है, सबसे पहले उत्पत्ति हुई। इसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे जीव उत्पन्न हुए जो पानी और जमीन दोनों पर रहते थे। ठीक है, जल और थल दोनों पर रहते थे। और इसके बाद धीरे धीरे फिर ऐसे जीवों का विकास हुआ जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर रहते थे। ठीक है, जमीन पर रहते रहते अब ऐसा कहा जाता है कि इंसानों का जो पूर्वज वो कौन है? बंदर है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में हम कह सकते हैं कि इंसान बंदरों की तरह दिखाई पड़ता था, चारों हाथ पैर से चलता था वो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद विकास होना शुरू हुआ। तो आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बुक्स में देखा होगा कि इंसान पहले चारों हाथ पैर से चल रहा है, फिर धीरे धीरे उठ के शुरू होना, फिर उसकी कमर सीधी होना शुरू हुई, और एक टाइम आया जब वो बिल्कुल खड़ा होकर सही से चलने लगा और उसके जो हाथ थे वो फ्री हो गए, क्योंकि चलने का काम कैसे हो गया? पूरी तरह से पैरों से हो गया। तो उसके जो हाथ थे वो फ्री हो गए, जिससे उसने ज्यादा चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतनी बात बच्चे समझ आई? तो इस तरह तो भाई इंसान का विकास हो गया। अब जब इंसान का विकास पृथ्वी पर हो गया तो फिर क्या कंडीशन हुई? तो शुरुआत में जो इंसान थे वो कैसे थे? उसको आप आधा जानवर और आधा इंसान मान लो। जानवरों की तरह रहते थे, जंगल में रहते थे। ठीक है, गुफाओं में रहते थे। शुरू में तो गुफाओं में भी नहीं, शुरू में तो जंगल में ऐसे पड़े रहते थे। ठीक है, अच्छा, कपड़े नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। ठीक है, क्योंकि उनको जानवर हम कह सकते हैं, कोई भी बोली भाषा का विकास नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम इस अब चार्ट को देखें, अब आप चार्ट को देखो, देखो यहाँ पे बच्चे क्या बोला गया है? लिखा है कि काल के आधार पर, काल का मतलब होता है समय, तो समय के आधार पर जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया। अब ये कहानी मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? जब इंसान की उत्पत्ति हो गई है। ठीक है, जब इंसान की उत्पत्ति हो गई है उसकी आगे की कहानी मैं शुरू कर रहा हूं। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो अब क्या हुआ? काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा प्राग ऐतिहासिक काल, इसको प्राक ऐतिहासिक या फिर मिला के प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। अब देखो इसका क्या मतलब है? प्राग ऐतिहासिक काल वह समय होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज चलो इससे पहले और बता देता हूं। देखो, आपको ये चीज पता होगा कि अगर हमें इतिहास के बारे में पता चला है तो उसकी 2 प्रमुख रिसोर्स हैं। अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि आज से, है ना, कुछ 100 साल पहले अंग्रेज भारत में शासन करते थे, तो ये बात कैसे पता चली? तो इसके 2 प्रमुख प्रमाण हो सकते हैं। या पुराने जमाने की बात करेंगे तो 2 हो सकते हैं। एक हो सकता है पुरातात्विक, ठीक है, प्रमाण, और दूसरे हो सकते हैं लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण। ठीक है, 2 तरह के प्रमाण हो सकते हैं। एक हो सकते हैं पुरातात्विक प्रमाण, एक है लिखित प्रमाण। लिखित प्रमाण का मतलब है कि अगर हमें कोई चीज लिखी हुई मिली है तो फिर वो कैसे हो जाएंगे? लिखित प्रमाण हो जाएंगे। और अगर कोई चीज हमें खुदाई में मिली है, पुरातात्विक मतलब पुरानी चीजें जो खुदाई में मिली हैं, उसको बोलते हैं पुरातात्विक प्रमाण। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो मैंने 2 चीजें लिख दी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लिखित प्रमाण की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि आदि मानव वाला जो समय था, है ना, मैंने बताया शुरुआती इंसान को जो समय था, है ना, वो, अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है क्या? पाषाण काल। पाषाण काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज या फिर स्टोन इरा, है ना। तो यानी कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थर का मतलब है ऐसा समय जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था। क्या करता था? पत्थरों का इस्तेमाल करता था। इतनी बात समझ आ गई? चलो, तो अब पुराने जमाने में जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था, इसका मतलब वो टाइम में क्या कहेंगे? आदि मानव। आदि जो शब्द है इसका मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभिक। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआती। तो आदि मानव का मतलब ऐसा मानव जो शुरुआती समय में था, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में था। ठीक है, तो उस समय, है ना, उस समय पास जब हम आदि मानव की बात करते तो ना तो वो लिखना जानते थे, ना पढ़ना जानते थे, कोई भी बोली या भाषा का विकास नहीं हुआ था। जानवरों की तरह वो आवाजें निकालते थे और एक दूसरे से इशारे में बात करते थे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लिखित प्रमाण तो मिलेगी नहीं, क्योंकि लिखने की कला का विकास उस समय हुआ ही नहीं था। अच्छा, अब क्या हुआ? पुरातात्विक प्रमाण मिले, यानी कि अब जब खुदाई हुई, है ना, एक व्यक्ति थे, उनका मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ, ये बात शुरू कहां से हुई। एक व्यक्ति थे अंग्रेज, जिनका नाम था रॉबर्ट, ठीक है, ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले 1863 में, है ना, यानी कि 1863 ईस्वी में
पहली बार, है ना, कुछ प्रमाण खोजे, है ना, यानी कि पाषाण कालीन जो सभ्यता थी उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें खोजी और हमें बताया उसके बारे में। तो इसका ये मतलब है कि पुराने जमाने में तो भाई, है ना, ऐसे कोई लिखित प्रमाण होते नहीं थे। तो जब रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने पहली बार कुछ खुदाई उदाई में ढूंढा होगा, कोई प्रमाण मिले होंगे, तो वो क्या है कि उस जमाने के कोई हथियार, औजार या उनसे संबंधित कोई चीजें मिली, उससे पता लगाया गया। अच्छा, आप जानते हैं कि समय का जो पता है वो कैसे लगाया जाता है? C14 यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति जो होती है ना, C14, उससे पता लगाया जाता है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर पता लगाते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या होता है कि इस तरह से जब रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने पहली बार कुछ बताया, फिर इसके और बहुत सारी खोजें हुई, पुरानी चीजें ढूंढी गई, तब पता चला कि अच्छा उस जमाने में इंसान ऐसा होता होगा। अच्छा, ये जितने भी आंकड़े हैं, तो चूंकि लिखा पढ़ी की कोई चीज मिली नहीं, तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये सटीक है। ये सब कैसे हैं? अनुमानित है, गैस किए गए, अनुमान के आधार पर है ना। तो ऐसा अनुमान लगाया गया। अब क्या हुआ कि लिखित प्रमाण तो कोई मिले नहीं, अब पुरातात्विक प्रमाण मिले, यानी कि खुदाई में बहुत सारी जो चीजें मिली हैं उनके आधार पर आइडिया लगाया गया। तो यहाँ पे जब हमने बात की, तो मैंने कहा ना कि काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह है जहां पर, ठीक है, जहां पर ना तो यहाँ पे मिले, तो ना तो कोई भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जहां पर ना तो कोई लिखित प्रमाण मिले हैं और ना ही उनको पढ़ा जा सका है। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, चूंकि लिखे हुए मिले नहीं है तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे कहां से भाई? पढ़ने के लिए लिखा हुआ मिलना चाहिए ना पहले, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि प्रागैतिहासिक काल वह समय होता है जब ना तो कोई लिखित में प्रमाण मिले हैं और ना ही उनको पढ़ा जा सका है। इतना ठीक है। अच्छा, इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वह समय होता है जब लिखित में प्रमाण मिले तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। कितनी बात समझ में आई? जब लिखित में प्रमाण मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। अच्छा, अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल वह समय होता है जब लिखित में प्रमाण मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया, है ना, मिल भी और पढ़ा भी गया। इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल वह समय होता है इतिहास का, है ना, इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ बच्चे कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब है वो समय जब ना तो कुछ लिखित में मिला हमें और ना ही हम पढ़ सके। तो खुद सोचो कि अगर हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं, पाषाण काल का मतलब है पत्थरों का काल। पत्थरों का काल का मतलब वो समय जब इंसान का शुरुआती समय था, जब वो पत्थर के हथियार औजार बना के शिकार करता था, अपना काम चलाता था, ठीक है। उस समय सिर्फ पत्थर का ही सारा काम होता था। तो यानी कि वो बिल्कुल शुरुआती समय था। तो उस समय बोली भाषा का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए ना तो वो कुछ लिख पाए और ना ही पढ़ पाए, जिसकी वजह से दोनों में मैंने क्रॉस लगा दिया। तो लिखित प्रमाण मिले नहीं, ठीक है। अब आदि ऐतिहासिक काल वह समय था जहां पे लिखित प्रमाण मिले लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। तो आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको अभी अगला टॉपिक हमारा यही होगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसमें आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि उसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। तो उसमें लिखा हुआ तो काफी कुछ मिला। सिंधु सभ्यता में यानी कि लिखने का जो विकास है वो हो चुका था, तो बहुत सारी चीजें लिखित में मिली हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि जो बोली भाषा, जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, वो हमारी समझ में आई नहीं, है ना। हमें क्या पता भाई उस जमाने में कैसे लिखते थे। तो काफी उस पर काम किया गया लेकिन वो जो है नहीं पढ़ी जा सकी। तो इसीलिए मैंने लिखा था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित प्रमाण तो मिले लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए। तो ऐसे टाइम को क्या कहा गया? आदि ऐतिहासिक काल कहा गया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह समय है जब लिखित प्रमाण मिले भी और हमने उनको पढ़ भी लिया। तो वैदिक सभ्यता और उसके बाद का जो समय हम कह सकते हैं वो इसमें आता है। अब कैसे? देखो, वैदिक काल में आपको वेद पुराणों के ग्रंथ, उपनिषद सबके बारे में बताया गया, है ना। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई। कैसे? जैसे आपने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा होगा, है ना। इसके अलावा आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे मौर्य वंश, गुप्त वंश, पर जितने भी आगे आते चले गए, सबके हमें लिखित प्रमाण मिले। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे मेगा सीरीज है, इंडिका लिख दी, है ना। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत से विदेशी यात्री भी भारत आए, जैसे इब्न बतूता, हेन सांग, फायान, इत्सिंग, ऐसे बहुत सारे विदेशी लोग भारत आए। भारत के भी बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो सब लिखे और उनको हम पढ़ भी पाए, उनकी लैंग्वेज को समझ पाए, इसलिए वो टाइम क्या कहलाया? ऐतिहासिक काल कहलाया। तो अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले काल के आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है ना। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल है, जब ना तो लिखित प्रमाण मिले ना ही हम पढ़ पाए।
आदि ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिले लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिले भी हैं, हैंड रिटन रिटन में मिले हैं, ठीक है, लेकिन हम लिखे मिल भी गए और हमने पढ़ भी लिया, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। फिर आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। देखो अब ये जो हमारा पहला चैप्टर है वो सिर्फ इस पे बेस्ड है, इस पे, है ना। और जो हमारा अगला चैप्टर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये बच्चे आपका आएगा इस वाले पोर्शन में। और इसके बाद की हिस्ट्री हम यहाँ से पढ़ेंगे, पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो अब प्रागैतिहासिक काल में आता पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया है ना। अगर हम बात करें तो पहला है पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। इसका मतलब पुरा का मतलब पुराना वाला पाषाण काल, पत्थरों का कौन सा युग, सबसे शुरुआती, है ना। और ये नव पाषाण काल पत्थरों का सबसे नया टाइम, सबसे आखिरी वाला। और जो बीच का था वो मध्य पाषाण काल कहलाया। अब इसका समय देख लो, लिखा 5 लाख वर्ष यानी कि साल पहले से लेकर और 10,000 बीसी तक का समय। अच्छा, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। बीसी जो समय होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। ये समय हमेशा उल्टा लिखा जाता है ना, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और इस समय ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय चल रहा है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो 5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 बीसी तक का जो समय था वो था पुरा पाषाण काल का। और सबसे बड़ा जो काल था, सबसे बड़ा जो टाइम था वो यही था। फिर 10,000 से लेकर 4,000 बीसी तक का जो टाइम है वो मध्य पाषाण काल का है। और इसके बाद लगभग में 4,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक का जो टाइम है वो नव पाषाण काल है। अच्छा, ये जो आंकड़े टाइम को लेके दिए, अगर आप बहुत सारे अलग अलग रिसोर्स को फॉलो करेंगे या आप बुक्स में देखेंगे, किताबों में देखेंगे, तो आपको थोड़े बहुत आंकड़े आगे पीछे मिल सकते हैं। इसका कारण क्या है कि मैंने बताया ना कि ये सारी चीजें अनुमानित हैं, है ना, इसके प्रमाण तो मिले नहीं है। तो कैसी है, अनुमानित है, जहां पे अनुमान लगाया गया उसके आधार पे बताया गया। बच्चे, इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आई? कोई दिक्कत हो ना तो इस क्लास को, लेक्चर को क्या करेंगे, दोबारा से पीछे जाके देख लेना, है ना। पीछे थोड़ा सा जाना, पीछे इसको बैक करना, आराम से दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद बच्चे क्या हुआ, फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो धातु के आधार पर भी हमने इतिहास को देखिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण युग, यानी कि पत्थरों का टाइम, मैंने बताया ना सबसे शुरुआती टाइम था पत्थरों का। फिर आया कांस्य युग। कांस्य युग में क्या हुआ कि इंसान ने तांबा और टिन मिला के एक मिश्र धातु बनाई, ठीक है, मिक्स मेटल, मिश्र धातु बनाई तांबा और टिन मिला के, जिसको कांस्य बोला गया, ब्रॉन्ज, है ना। तो उसका युग आ गया, उसकी चीजों को यूज किया गया। फिर बाद में जब लोहे की खोज हो गई तो वो लौह युग आ गया। आज की डेट में देखा होगा कि लोहे का इस्तेमाल ज्यादा होता है ना, देखा होगा, तांबे का, कांस्य का, पत्थरों का ज्यादा यूज नहीं है, सबसे ज्यादा किसका है, लोहे का। तो ये धातु के आधार पर हमने बांट लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। अब हम और चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अभी बता रहा हूं, देखो आप समझेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि अगर हम लोग बात करेंगे पुरा पाषाण काल की, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में यहाँ पे क्या हुआ। देखो सबसे पहले पुरा पाषाण काल का वह समय था, ठीक है, पुरा पाषाण काल जो था उसका जो समय था, है ना, वो कौन सा था कि जब शुरुआती समय था, आदि मानव जिनको हम बोलते थे, ये क्या रहते, जंगलों में रहते थे, ठीक है, जंगलों में रहते थे। अच्छा, सबसे मेन चीज क्या मैंने आपको बताया कि जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। क्या पता है, जिंदा रहने के लिए 3 चीजें क्या चाहिए, नहीं पता है, जल्दी से बताओ सोच के। जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए बच्चे, क्या, रोटी, कपड़ा और मकान, नहीं चाहिए, बताओ। अच्छा, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर मकान की बात करेंगे तो उस जमाने में जानते हो कि आदि मानव जो थे वो जानवरों की तरह रहते थे, तो मकान बना के रहते नहीं थे, जंगलों में ऐसे खुले पड़े रहते थे, ठीक है। दूसरा, कपड़े पहनते नहीं थे, शुरुआती टाइम था, आधे जानवर टाइप के थे, वो जानवर जैसे लगते थे। अब सबसे मेन चीज बची भाई रोटी। रोटी से मतलब है भोजन, खाना पीना, ठीक है। तो बिना खाए देखो कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई खाना है। अब खाने के लिए क्या करते थे, क्योंकि उस समय भाई कुछ सभ्यता का विकास हुआ नहीं, जानते तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे, सीधा सीधा शिकार करते थे। शिकार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ पत्थरों के औजार बनाना शुरू किए, है ना। पत्थर होते थे ना, उनको घिस घिसा के कुछ नुकीले पहने करके और औजार बना लेते थे, है ना, और उससे शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, खाते थे। अब वो क्या करते थे कि जैसे उस समय स्थायी जीवन नहीं था, स्थायी जीवन इसलिए नहीं था कि जैसे आज इस इलाके में रह रहे, यहाँ पे जानवरों को मारा, खा लिया, शिकार कर लिया, कल ये देखा यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा तो जंगलों में आगे बढ़ गए, ठीक है, आगे बढ़ के फिर वहां पहुंचे, वहां पे कुछ शिकार किया, ऐसे वो मतलब पूरी जिंदगी चलते रहते थे, मूव करते रहते थे, एक स्थायी तौर पे किसी जगह पे नहीं रहते थे। इतनी बात समझ में आई।
अब क्या हुआ है ना कि अब बच्चे इसके बाद, ठीक है, तो ये टाइम था, इस समय पत्थरों का काफी उन्होंने यूज किया। दूसरा कि अगर हम बात करें आग का आविष्कार, है ना, आग का जो आविष्कार है बच्चे वो कहाँ पे हुआ है, तो वो पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या, एक बार की कहानी है, ऐसा एक इंसिडेंट है, एक बार की कहानी। क्या हुआ कि एक जो आदिमानव था, है ना, या इंसान पुराने जमाने जो था, वो बैठा हुआ था और अचानक से उसके पास से कोई शिकार निकला। तो उसने क्या किया, उसने पत्थर को उसको फेंक के मारा। जब पत्थर फेंक के मारा तो वो पत्थर एक वहां पड़े हुए दूसरे पत्थर से जाके टकराया। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, उससे एक चिंगारी निकली। जब चिंगारी निकली तो वो एकदम से शॉक हो गया, चौंका, और उसको लगा कि आखिर ये क्या है, एकदम से ऐसा क्यों हुआ। फिर उसने जाके क्या किया, दोबारा से उस पत्थर पे अपने वाले पत्थर को रगड़ना शुरू किया। जब ऐसा हुआ तो फिर से चिंगारी निकलने लगी। तो उसको वो अचंभित हो गया, उसको कुछ नया सा लगा। फिर उसने कुछ घास फूस इकट्ठा की और उसमें पत्थर को रगड़ा। जब ऐसा किया तो आग लग गई। जब आग लग गई तो इसलिए उसको पता चला कि अच्छा इस तरह से आग जलाई जा सकती है। इस तरह से जाके आग का आविष्कार या आग की खोज जो थी वो हो गई। कब, पूरा पाषाण काल में। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब पुराने जमाने में क्या करते थे कि जिंदा रहने के लिए मछली भी पकड़ लेते थे, है ना। शुरू में तो शिकार करके खाते थे, बाद में फिर धीरे धीरे करके मछली पकड़ना शुरू कर दिया। फिर गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। बात समझ आ रही, कहाँ पे, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। तो ये सब हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक नाम बताया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना। इन्होंने तमिलनाडु में एक जगह पड़ती पल्लावरम, पल्लावरम करके एक जगह है, वहां पर सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता की जो चीजें थी, पाषाण काल की जो चीजें थी, उनको खोजा था, उनको ढूंढ के निकाला था। तो मैंने बताया ना कि जो पुरा पाषाण काल था, इस समय क्या हुआ कि इस समय जो इंसान था जिंदा रहने के लिए क्या करता था कि मछली पकड़ लेता था, शिकार कर लेता था, धीरे धीरे गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें चलती थी और आग का आविष्कार यहीं पे हो गया। इतना क्लियर हुआ। फिर क्या हुआ कि इसके बाद आया समय मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल जो है, इसमें क्या करते थे वो, धीरे धीरे करके उन्होंने थोड़ी सी चीजें और विकसित हुई, इंप्रूव हुई, है ना। इसलिए पत्ते वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिया, है ना। जैसे कपड़ों के रूप में वो पत्ते थे, छाल थे, वो लगा के ऐसे घूमते थे। इतना ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मानसिक विकास भी शुरू हुआ। इसके अलावा पशुपालन की शुरुआत लगभग यहाँ पे आप कह सकते हैं, हालांकि विकसित तरीके से नहीं हुई, लेकिन पशुपालन की जो छोटी मोटी शुरुआत थी वो मध्य पाषाण काल में हुई, है ना। इंसान ने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब खेती वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो पाई। जब पशुपालन शुरू कर दिया तो थोड़ा थोड़ा सा जो शुरुआत थी वो किसकी हो गई, स्थायी जीवन की हो गई, है ना। कहीं कहीं पर रुक रुक के थोड़ा बहुत रुकने भी लगे। पहले क्या होता था, लगातार मूव करते रहते थे, चलते रहते थे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत रुकने भी लगे, ये चलने लगा। फिर समय जो और बीता तो टाइम आ गया नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल में इंसान ने क्या किया कि सबसे पहले एक तो खेती करना शुरू किया, है ना। खेती जब करना शुरू हुआ, इसको नॉलेज हो गई, है ना। और हम कह सकते हैं लगभग नव पाषाण काल का समय वही वो समय था जब इंसान को होमो सेपियंस कहा गया। ठीक है, होमो सेपियंस बच्चे क्या होता है, आप जानते हैं कि जो इंसान होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, होमो सेपियंस, है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, होमो सेपियंस उस मानव का नाम है जो कि कैसा है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है। आप जानते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, और कुछ बच्चे तो इतने ज्यादा ज्ञानी हो, कहते हैं पढ़ने की जरूरत क्या है, वैसे ही पेपर निकल जाएगा तुक्के मार के, नकल मार के, है ना। तो ज्ञान की तो कमी है नहीं, आप लोग जानते हैं, है ना। तो जो ऐसा इंसान जिसके पास ज्ञान है, यानी कि हम लोगों की बुद्धि विकसित हो चुकी है, हम अच्छा बुरा सब समझते हैं, हम जानवर की कैटेगरी में अब नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान को, ऐसे मानव को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो होमो सेपियंस जो है उसकी सही तरीके से शुरुआत हम कह सकते हैं लगभग यहाँ पे हुई है, ठीक है। अच्छा, अब नव पाषाण काल का जब समय आया तो इसमें क्या हुआ कि चीजें और विकसित हुई हैं। समय भी आप देख सकते हैं, क्या 4000 से लेके 1000 बीसी के आसपास का टाइम है। इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया। जब खेती करना शुरू कर दिया तो अब जाते खेती और पशुपालन एक साथ चलता, तो पशुपालन भी अच्छे तरीके से शुरू कर दिया, क्योंकि खेती करते थे, अब उससे चारा भी पशुओं को मिल जाता था। अच्छा, खेती और पशुपालन तो घूम घूम के कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या हुआ कि स्थायी जीवन की शुरुआत भी यहाँ पे हो गई। अब वो एक जगह पे रहने लगे, ग्रुप में रहने लगे, है ना, कुछ झुंड में रहने लगे, काफी लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, इस तरह से रहने लगे। फिर इसके बाद आने वाले टाइम पे ऐसे करके गांव का विकास होने लगा, है ना। अब क्या हुआ कि खेती का आविष्कार यहाँ पे कर लिया। फिर इसके बाद इन्होंने पहिए का आविष्कार, पहिए का जो आविष्कार था बड़ा क्रांतिकारी था। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में यातायात के लिए बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी टाइप की चीजें यूज की जाती थी, तो पहिए का जब आविष्कार किया, है ना, थोड़ा दिमाग आया, तो उसके बाद उन्होंने क्या, गाड़ी का फिर निर्माण किया, और उससे यातायात में उनको काफी फायदा मिला। लंबी दूरी तक वो सामान को ढो सकते थे, लेके जा सकते थे, सफर कर सकते थे, ठीक है। तो पहिए का जो आविष्कार है, और किसका, आग का आविष्कार, आग का तो हो ही गया था पूरा पाषाण काल में, पहिए का और खेती का जो है, पशुपालन का, वो पूरी तरह से यहाँ पे शुरू हो गया नव पाषाण काल में। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब क्या है कि इंसान ने पहली बार किस जानवर को पाला, किस पशु को पाला। ये बात सब लोग जानते होंगे कि पहली बार कुत्ते को पाला था, ठीक है। इंसान का जो पहला पालतू पशु था वो क्या था, कुत्ता था। इतनी बात समझ आ गई।
अच्छा, इंसान ने पहली बार जिस हथियार का औजार का यूज किया वो कुल्हाड़ी थी। कौन सी थी? कुल्हाड़ी। इंसान ने जिस धातु का सबसे पहले इस्तेमाल किया वो थी तांबा। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं, ठीक है, तांबा। इंसान ने पहली बार जो फसल उगाई वो थी बच्चे जौ, और जौ के बाद फिर आ गया था गेहूं, है ना। और कुछ आंकड़ों में दिया इंसान ने पहली बार चावल का इस्तेमाल किया था, लेकिन ज्यादातर आंकड़ों में दिया कि भाई जौ पहली फसल थी और उसके बाद क्या थी? गेहूं। इतनी बात समझ आ गई? तो ये सबको समझ आ गया। अच्छा, कुत्ते का पता ऐसे चला क्योंकि जब पुराने जो इलाके थे ना, वहां से काफी जब खोज हुई है, कई सारी कब्र मिली, दफनाए गए थे, तो वहां इंसान के साथ कुत्ते के कंकाल मिले, कुत्ते के जो प्रमाण वो मिले एक ही बॉडी में। तो पता चला कि कुत्ता बड़ा प्रिय होता होगा, जब कोई इंसान मर जाता होगा उसके कुत्ते को उसके साथ दफना देते होंगे। इतनी बात समझ आई? अच्छा, पुराने जमाने में सती प्रथा जैसी कोई चीजें समझ में तो नहीं आई, लेकिन कुछ जगह पे युगल समाधियां मिली हैं। युगल समाधि का मतलब होता है जहां पे पुरुष और महिला के एक साथ एक ही कब्र में समाधि थी, ठीक है, यानी कि एक ही जगह पे उनको दफनाया गया था। तो इससे पता चला, क्योंकि ऐसा तो हमें भी देखने में लगता है कि शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हस्बैंड वाइफ अगर है या आदमी औरत एक साथ मर जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हो सकता है ऐसा रहा हो कि जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए तो महिला को उसके साथ दफना दिया जाता हो, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि ये सारे आंकड़े कैसे हैं? अनुमानित हैं। तो कुछ जगह पे युगल समाधियां मिली हैं, जिससे थोड़ा बहुत हमें ऐसा आइडिया लगा कि शायद ऐसा रहा हो उस जमाने में, है ना। हालांकि ऐसे ज्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये काफी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, पेपर में बच्चे क्या इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। अगर हम ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे खास क्वेश्चन पेपर जितना मैंने आपको बताए हैं ये आप लोग ध्यान रखें। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, जैसे खेती के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले, यहाँ पे मैं आपको कहीं लिख के बता देता हूँ। देखो, अगर हम खेती की बात करेंगे, ठीक है, कृषि, ठीक है, कृषि के जो प्रमाण है, सबसे पहले एक जगह थी मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो जगह है ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान जो है ये गुजरात के बगल में जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहां पे आता है, उसका एक स्टेट है, एक राज्य है। तो मेहरगढ़ नाम की जगह है बलूचिस्तान में, वहां पर पहली बार कृषि के प्रमाण मिले, है ना। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, अगर किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो बता देना। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछ लेते हैं कि शैल चित्र कहां से मिले। शैल चित्र, शैल चित्र बच्चे क्या होते हैं? तो शैल मीन्स होता है पत्थर, चट्टाने, और चट्टानों पे बने हुए जो चित्रकारी है वो कहां से मिली? तो ये भीम बेटका की गुफाएं, भीम बेटका, ठीक है, भीम बेटका की जो गुफाएं कहां पे हैं? तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो भीम बेटका की गुफाएं, वहां से शैल चित्र मिले, यानी कि पत्थरों पे जो चित्रकारी की गई थी, है ना, वो मिली। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, परेशानी हो, समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना, तो वो तो मैं बता ही दूंगा। तो बच्चे, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको देखो कम समय में शॉर्ट में पूरा जो चैप्टर वो कवर करने की कोशिश की है। इससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादातर इस चैप्टर से पूछते नहीं है ना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक और शुरुआती चैप्टर है, पूरा अनुमान पे आधारित है, ठीक है। जो भी हमें चीजें मिली हैं उनके हिसाब से अनुमान लगाया गया। तो ये जो चार्ट भी मैंने यहाँ पे बनाया था, ये आप देख लें, वो देख लें, इस लेक्चर को बैक करके आप देख सकते हैं, इन चार्ट को बना लेना। उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपका लगभग पूरा ये आराम से चैप्टर कवर हो जाएगा, तो अच्छे से इसको पढ़ लें। अच्छा, ये बहुत क्रांतिकारी सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री है ना, ये बड़ा क्रांतिकारी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, जिस बच्चे ने शुरू से नहीं पढ़ा उसको कई बार समझ में नहीं आता है कि कहानी थी क्या, तो इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से, जीरो से शुरू करने की कोशिश की है। तो बहुत जबरदस्त चैप्टर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आएगा, है ना। जो जबरदस्त सब्जेक्ट है, माफी क्या है, सब्जेक्ट है, तो पूरा पढ़ोगे तो मजा आएगा। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये भी चलेगा लंबे समय तक। आज मैंने इसकी शुरुआत कर दी है और आप देखोगे आने वाले समय में इसका एक से एक बढ़िया तरीके, और इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आपको हमेशा फायदा मिलेगा। अभी तो ये पहला चैप्टर है, अभी तो शुरुआत है ना। आगे आगे देखना कितने जबरदस्त तरीके से चीजें होंगी, ठीक है ना। तो आप बच्चे डटे रहें, मेहनत से पढ़ें। और हिस्ट्री देखो, वैसे तो आप देखते हैं बहुत सारे पेड कोर्सेज भी होते हैं यूट्यूब पे, है ना। यूट्यूब के जैसे आप बहुत सारी एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले आपको पेड कोर्सेज बेच रहे हैं। हम लोग आपको, मैं ये नहीं करूँगा बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं भाई, मेहनत करते हैं तो मेहनत का पैसा हर कोई लेना चाहता है ना, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं। यूट्यूब पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हमारी ले सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ा दिया भाई हो गया, ऐसा नहीं है। हम पूरे के पूरे आपको कोर्स पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। जितना पढ़ पाओ पढ़ लो, जितना हमसे फायदा ले पाओ ले लो, है ना। और जितने भी मोहल्ले पड़ोस में जानने वाले रिश्तेदारी में बच्चे हों, तुम्हारे यार दोस्त, सबको बता दो,
है ना, सबको मजा आना चाहिए और सबको क्या है, इसका फ्री का फायदा मिलना चाहिए। तो जबरदस्त तरीके से बच्चे पढ़ें और बने रहिए। मैं इसके बाद आपको बहुत जबरदस्त चैप्टर शुरू करूंगा, कौन सा होगा तो ये तो हमने कवर कर ही लिया। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को मैं शुरू करूंगा। मजेदार चैप्टर होगा, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही एक से एक बेहतरीन क्लासेस के लिए, और धीरे धीरे करके मैं आपको प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू कराऊंगा और सभी तरह की जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं बच्चे जल्दी ही अगली क्लास में। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सिर्फ एक विनम्र निवेदन है बच्चे, वो क्या है कि क्लास को क्या कर देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। जितने ज्यादा से बच्चों को सब्सक्राइब करा पाओ, चैनल को सब्सक्राइब करा देना, है ना। और हर बच्चे से इतना कहना चाहता हूं, आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से लेके 10 मोबाइल पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना। किसी भी मोबाइल को खोलो, यूट्यूब खोलो, उसमें टाइप करो चंदन सर कानपुर, और जैसे चैनल आएगा ऊपर वो लोगो लगा होगा गोल वाला लाल और सफेद रंग का, देख लेना सीएसके लिखा होगा चंदन सर कानपुर, ठीक है। उस पर क्या करना, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद उस पर तुरंत बेल आइकन आ जाएगा, घंटी पे दबा देना, और घंटी जब दबाओगे तो 3 घंटियां खुल के आ जाएगी। जो सबसे ऊपर वाली आएगी उस पर कर देना क्लिक, जिससे क्या होगा कि जब भी हम कोई क्लास यहाँ से अपलोड करेंगे सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये वाली क्लास अब आ गई है। और बस इतना छोटा सा काम करना है, फ्री वाला काम आपको बताया, और फ्री वाली क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे का कोई काम ही नहीं है ना। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, फ्री में पढ़ो, जितना पढ़ पाए। शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ाना देश में हमारा ये टारगेट है। हर बच्चा पढ़े, सब बच्चे पढ़े। जो हमारे देश की स्थिति है ना, बहुत खराब है भाई शिक्षा के मामले में दुनिया में। तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा शिक्षित हो। नौकरी लगेगी वो एक अलग बात है, लेकिन शिक्षित होना चाहिए, हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। तो बस इस उद्देश्य के साथ आप हमसे जुड़े रहें, थोड़ी सी हमारी बस मदद करें, इतना ही चाहिए। और जल्दी बच्चे मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।